हेलो एवरीवन। आज बात करने वाली हूँ मैं ग्रुप लीडरशिप। ग्रुप लीडरशिप कैन ग्रो यू कंपनी वेल। क्या सामूहिक नेतृत्व में कोई कंपनी बेटर तरीके से चलाई जा सकती है? सारा कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से सामूहिक लीडरशिप किसी कंपनी को रन करने के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग को बेटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही हूँ लीडरशिप को लेकर। Group leadership can manage a company in a better way. What are the things we should check about? What are the things we should take care of for betterment? And avoid devil's advocacy. Your company to implement new policies. डेविल्स एडवोकेसी को दूर रखते हुए नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें और ग्रुप लीडरशिप के साथ आप अपनी कंपनी को कैसे बेटर वे में रन करें। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये ग्रुप लीडरशिप क्या है। इसकी फंक्शनिंग मैं बताऊंगी उसके बाद। ग्रुप थिंकिंग कहलाती है एक ऐसी कंपनी की लीडरशिप, कंपनी में एक ऐसी लीडरशिप, अथॉरिटीज का एक ग्रुप, मैनेजर्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। अगर किसी कंपनी में कोई डिबेट नहीं होती, डिसेंट लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती, पॉलिसी मेकिंग के समय किसी की डिसीजन को, किसी के आइडियाज को डिबेट नहीं किया जाता, आर्ग्यू नहीं किया जाता, चैलेंज नहीं किया जाता, अगर ऐसी थिंकिंग है तो ग्रुप थिंकिंग है। प्रेशर ऑन डिसेंटर्स, ऐसे लोग जो डिसेंटली काम करते हैं, प्रोडक्टिव हैं, आपकी कंपनी में लंबे समय तक हैं, लॉयल हैं, बट उनकी प्रोडक्टिविटी प्रेशराइज की जाती है। नो कंटिंजेंसी प्लान, लगातार किसी भी कंपनी में संभावित खतरे जो हैं या संभावित प्लान है, आने वाले समय में किन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है और किन खतरों के प्रति सजग रहना है, पॉसिबिलिटीज को चेक नहीं किया जाता है, तो ये ग्रुप थिंकिंग कहलाती है। सेल्फ सेंसरशिप, सभी कैंडिडेट, सभी मैनेजर्स सेल्फ सेंसरशिप पर ध्यान देते हैं क्या? और इस सेल्फ सेंसरशिप के साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी पर क्या नजर है? ये सेल्फ सेंसरशिप कहीं इतनी ज्यादा तो नहीं है कि कंपनी की हेल्थ को प्रभावित कर रही है, वो कहलाती है ग्रुप थिंकिंग। माइंड गार्ड्स इन योर कंपनी, आपके दिमाग को नियंत्रित किया जा रहा है, आपके आइडियाज को कंट्रोल किया जा रहा है, कई बार डोमिनेंट पावरफुल की वजह से, ओवर पावरिंग की वजह से, या डोमिनेंट लीडरशिप की वजह से। तो ये सारी चीजें किसी ग्रुप थिंकिंग का पार्ट होती है। मैं बात करूंगी कि इनमें से कौन सी चीज प्रोडक्टिव है और किस चीज को किस तरीके से नियंत्रण किया जाना चाहिए, किस तरीके से मैनेजेबल है ये सारी चीजें, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट हेल्दी रहे और आपकी कंपनी स्मूथली रन की जा सके। तो ग्रुप थिंकिंग के बेनिफिट्स में बताऊंगी। पॉजिटिविटी किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है अगर लीडरशिप एक ग्रुप के द्वारा मैनेज की जा रही है, कंपनी को चलाया जा रहा है ग्रुप के द्वारा, और क्या क्या इसके ड्रॉबैक हैं, कैसे आप इनको नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरीके से नए आइडियाज को वेलकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि कोई ग्रुप अगर लीडरशिप की पोजीशन में अगर ग्रुप है, जाहिर है कि एक्सपर्ट्स होंगे, जाहिर है कि मैनेजर्स होंगे, जाहिर है कि अथॉरिटी पीपल होंगे, ओनर्स होंगे। अगर मैं ये कहूं कि एक टीम के तौर पर उनकी थिंकिंग, उनके आइडियाज अगर कंपनी में इंप्लीमेंट होते हैं तो निश्चित तौर पर ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिविटी ला सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देना होता है इसमें एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर।
एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से पॉसिबल है? अगर कोई नया आइडिया, कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है तो उसके बारे में एक्टिवली डिस्कशन होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन के पहले चेक किया जाना चाहिए कि इसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। और अगर कोई नए आइडियाज के साथ कोई भी एम्प्लॉय या फिर लीडरशिप में से कोई व्यक्ति अपने आइडियाज को चेंज करना चाहता है बेटर रिजल्ट्स के लिए, तो उनको भी एक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। सब मिलाकर मैं ये कह रही हूं कि पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन में एक्टिवनेस दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ग्रुप डिसाइड कर रहा है, ग्रुप थिंकिंग के हिसाब से आइडियाज इंप्लीमेंट होने हैं, पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने हैं, लेकिन एक्टिवली कुछ नहीं हो रहा। टेबल पर डिस्कस होता है, मैटर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और इसके इम्प्लीमेंटेशन की अकाउंटेबिलिटी किसी पर फिक्स नहीं की गई है, कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की गई है, कोई इसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं हुए हैं। तो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी है तो ये इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप के साथ अपनी आपकी कंपनी एक्टिवली रन करे तो इसके लिए एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और जो भी पॉलिसीज डिसाइड होती हैं उनका तुरंत देन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होना चाहिए। वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स, कई बार क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी ग्रुप के द्वारा संचालित की जाती है तो वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स नहीं आ पाते। मैं ये कह रही हूं कि इनोवेटिव आइडियाज को वेलकम नहीं किया जाता, जिस पर कि ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक ट्रेडिशनल वे में आप कंपनी को रन करते रहे हैं और अगर कोई कंपनी में आपका एम्प्लॉय ऐसा है जो कि बेटर रिजल्ट्स के साथ इनोवेटिव वैल्यूएबल आइडियाज देना चाहता है और उसके पर्सपेक्टिव अलग हैं जो कि ट्रेडिशनल नहीं है, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको भी सुना जाना चाहिए, उनकी भी वैल्यू आकी जानी चाहिए। ये बहुत अधिक जरूरी है। अगर एक लीडरशिप का ग्रुप है, सबकी काबिलियत अलग होगी, सबका परसेप्शन अलग होगा और ये भी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को या किसी दूसरे लीडर को, कोई लीडर साथी के बारे में किसी का परसेप्शन निगेटिव है तो वो पॉलिसीज तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये एक पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है कि ग्रुप है चूंकि लीडर्स का, तो कोई किसी की पर्सनालिटी को ना पसंद करता हो, किसी के सोचने के तरीके को ना पसंद करता हो या उसके पर्सपेक्टिव सही ना हो, अप टू द मार्क ना हो, तो जरूरी नहीं है कि उसको तवज्जो दी जाए। एक नए इनोवेटिव आइडिया को हर हाल में सुना जाना चाहिए और उसकी वैल्यू की जानी चाहिए। ये होगा पॉजिटिव इफेक्ट। रेगुलर एवल्यूएशन, इवेल्युएशन बहुत मैटर करता है। किसी भी कंपनी में कोई आइडिया इंप्लीमेंट किया गया, कोई पॉलिसी चेंज की गई और उसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, उन रिजल्ट्स की मॉनिटरिंग अगर समय समय पर होती रहेगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के फायदे और नुकसान समझ में आएंगे, उसका नतीजा दिखेगा और अगर ऐसा दिखेगा तो आप उसे चेंज भी कर पाएंगे। इसलिए रेगुलर इवेल्युएशन बहुत अधिक जरूरी है। कई बार पॉलिसी के बजाय किसी एम्प्लॉय के इवेल्युएशन के बारे में मतभेद होते हैं लीडरशिप में, तो इन मतभेदों को सुलझाया जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि कई बार कोई एम्प्लॉय किसी एक लीडर का फेवरेट हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, तो अगर उसको दूसरा व्यक्ति तवज्जो नहीं देता है जस्ट बिकॉज ऑफ उनके रिलेशनशिप, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी फेवरेट पर्सन की वजह से, तो भी ये ड्रॉबैक साबित होगा। तो रेगुलर इवेल्युएशन होना चाहिए जिसमें पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग को साइड से रखना चाहिए। तो ग्रुप में एक ये बहुत अच्छी बात होती है जिसमें कि कई प्रतिभाएं शामिल होती हैं किसी कंपनी को रन करने के लिए, तो इवेल्युएट किया जाना समय समय पर जरूरी है। लगातार एक ही ट्रेडिशनल वे में कंपनी को रन करना फायदेमंद नहीं होगा, तो रेगुलर बेसिस पर इवेल्युएशन होना चाहिए। फेल्योर एज अपॉर्चुनिटी, सपोज कोई इंप्लीमेंटेशन हुआ है, किसी पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है
कोई नए रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं और ऐसा करने के बाद कंपनी के सरप्लस में, प्रॉफिट में कमी आई है, तो उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। फेल्योर अगर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाना मुश्किल होगा। उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाना चाहिए। कुछ ट्राई किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, और अगर वो एक्सपेरिमेंट फ्रूटफुल नहीं हुए तो भी उन्हें एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। कई बार ये लड़ाई का मुद्दा बन जाता है कि किसी एक लीडर ने किसी पॉलिसी को या किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उसके रिजल्ट्स ड्रॉबैक लेकर आए। दूसरे लीडर को ये बात पसंद नहीं आ रही है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फेल्योर्स के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फेल्योर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति अगर किसी कंपनी को रन कर रहा है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसके हेल्थ की परेशानियां, उसकी पर्सनल बैगेज या कंपनी का कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई लीगल पॉलिसी, कोई लीगल अड़चन क्रिएट हो जाती है जिससे हैंडल करने में उससे परेशानी होती है। तो इसीलिए लोग टीम के तौर पर कंपनी के लिए अपने पार्टनर ढूंढते हैं। पार्टनर्स जो हैं सपोर्ट करते हैं कंपनी को। टुगेदर अगर कोई कंपनी रन की जाती है तो जो घाटा होता है या प्रॉफिट होता है या कोई परेशानी खड़ी होती है तो उसको हैंडल करने के लिए एक टीम होती है। और पूरी टीम जब किसी परेशानी को हैंडल करती है तो बेटर वे में कर लेती है। इट इज सो क्लियर। सो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिया जा सकता है किसी कंपनी को अगर ग्रुप लीडरशिप है, ग्रुप थिंकिंग के आधार पर किसी कंपनी को रन किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग होगा। और जाहिर है कि मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग होगा तो एम्प्लॉयज अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी इफिशियंसी को 100% यूज करेंगे और हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ एक फैमिली की तरह कंपनी को रन करने में दिलचस्पी दिखाएंगे, अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है ग्रुप थिंकिंग का, या मैं कहूं आपसे कि ग्रुप लीडरशिप का। निगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं ग्रुप थिंकिंग के, ग्रुप रनिंग के? पुअर डिसीजन मेकिंग। कई बार डिसीजन पर पहुंचना, एक पेज पर आना पूरी लीडरशिप के लिए मुश्किल होता है। अब ये कब ज्यादा मुश्किल होता है? कई बार एक फैमिली कोई कंपनी को रन कर रही है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 सदस्य हैं, उनमें ओपिनियन डिफरेंट है, और अगर ओपिनियन डिफरेंट है तो डिसीजन मेकिंग में परेशानी होगी और पुअर डिसीजन मेकिंग निश्चित तौर पर कंपनी के आउटपुट को अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। तो इसको नियंत्रण में जरूर किया जाना चाहिए। पुअर डिसीजन मेकिंग किसी भी कंपनी को रन करने के लिए सबसे बुरा आइडिया है। तो डिसीजन मेकिंग क्लियर होना चाहिए, भले ही लीडरशिप एक ग्रुप के पास है। लैक ऑफ इनोवेशन। कई बार एक कंपनी ट्रेडिशनल वे में रन कर रही है, जिस तरह से दादाजी चला रहे थे उसी तरीके से बच्चे भी चला रहे हैं। तो दिस इज नॉट द गुड थिंग, दिस इज नॉट द दिस इज नॉट द राइट वे टू हैंडल द कंपनी। लैक ऑफ इनोवेशन रहेगा क्योंकि थिंकिंग वही है जो कि ट्रेडिशनल वे में आप काम करते रहे। नए नए आइडियाज, इनोवेटिव थिंकिंग जब तक वेलकम नहीं की जाएगी कंपनी में, नए नए विचारों को, नए नए स्टाइल को, नई नई सोच को आमंत्रित जब तक नहीं किया जाएगा, उनका स्वागत नहीं किया जाएगा, इनोवेटिव आइडियाज को जब तक इम्प्लीमेंट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई जाएगी, तब तक भी ये कंपनी अच्छे तरीके से रन नहीं की जा सकती। तो ग्रुप थिंकिंग का एक, ग्रुप लीडरशिप का एक ड्रॉबैक है इनोवेशन की कमी हो जाना, नए आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन में कमी आना। इंक्रीज्ड रिस्क। अगर लीडरशिप एक ग्रुप के पास है तो रिस्क फैक्टर भी कई बार बढ़ जाते हैं, क्योंकि लीडर्स के बीच में अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ और उसका हैंडल करने का तरीका बहुत सही नहीं रहा या उनके बीच हार्मनी नहीं बन सकी तो भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये रिस्क को बढ़ाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब ज्यादा लोग मिलकर
किसी एक कंपनी को रन करते हैं तो सबसे रिस्की फैक्टर यही होता है। आपने देखा होगा कि जब लोग बिजनेस में किसी पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं तो ये सारी चीजों को चेक करते हैं। ये यही कारण है, क्योंकि रिस्क इसलिए बढ़ जाता है कि मान लीजिए कोई एक लीडर ऐसा है जिसने कुछ समय तक आपके साथ काम करना पसंद किया और बाद में वो आपके साथ आगे इन फ्यूचर साथ में काम नहीं करना चाहता है, तो फिर ये रिस्क जनरेट कर देगा, आपकी कंपनी के प्रॉफिट को प्रभावित करेगा, आपकी कंपनी के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट हो जाएगी और रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। इसीलिए भी लोग पार्टनरशिप कई बार पसंद नहीं करते हैं, या फिर पार्टनरशिप के लिए जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं वो बहुत रिलायबल होते हैं, लॉयल होते हैं कंपनी के प्रति, और अगर रिस्क उनको भी प्रभावित करता है तो वो दिलचस्पी के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करते हैं और रिस्क फैक्टर को नियंत्रित करते हैं। तो इंक्रीज रिस्क फैक्टर रहता है अगर ग्रुप लीडरशिप है। लो प्रोडक्टिविटी, कई बार प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, और इस प्रोडक्टिविटी में कमी इसलिए आती है क्योंकि लीडर्स के बीच में अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं है। कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किस चीज की जिम्मेदारी लेगा, अगर ये सब क्लियर नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती रहे लगातार, इसके लिए आवश्यक है कि ग्रुप लीडरशिप में तालमेल होना चाहिए, जो कि प्रोडक्टिविटी को टारगेट करे, जो कि प्रोडक्टिविटी पर फोकस रखे, कंपनी के प्रॉफिट पर फोकस रखे। इस तरह से कंपनी में प्रोडक्टिविटी को मैनेज किया जा सकता है। ग्रुप थिंकिंग, कई बार ग्रुप लीडरशिप इस चीज को प्रभावित करती है। पुअर कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन किसी भी कंपनी को रन करने के लिए एक सही तरीका है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, अपने आइडियाज फ्रैंकली नहीं बोलेंगे, सारे लीडर्स या अपने ओपिनियन को लेकर एक पेज पर नहीं आएंगे, जल्दी सहमति नहीं बना सकेंगे किसी भी वजह से, तो भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो पुअर कम्युनिकेशन भी एक ड्रॉबैक होता है ग्रुप लीडरशिप का। तो मैं ये कह रही हूँ सब मिला के ग्रुप लीडरशिप को अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइड के साथ साथ इनके नेगेटिव साइड को भी कंट्रोल, पॉजिटिव साइड को इम्प्लीमेंट करते हुए नेगेटिव साइड जो है इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को निश्चित बढ़ा सकते हैं, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग को इनहेंस कर सकते हैं, नए नए इनोवेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो निश्चित तौर पर आपकी कंपनी के प्रॉफिट के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा, आपकी कंपनी के लिए निश्चित तौर पर फ्रूटफुल होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए? हमने बात की पॉजिटिव साइड की कि ग्रुप लीडरशिप की पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है। अब हम बात करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है। सपोज आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं और उससे अगर प्रॉफिट नहीं हासिल कर पाते या उसे स्मूथली रन नहीं कर पाते या कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है या कोई लीगल इश्यूज जनरेट हो जाते हैं, तो आपका मनी डूब जाता है, आपका पैसा डूब जाता है, आपकी क्रेडिट डूब जाती है और बाजार में आपकी बदनामी होती है। हमेशा के लिए आप एक ड्रॉबैक में चले जाते हैं, एक प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। तो आपको चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाएं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? ओपन कम्युनिकेशन, आपके पर्सनल रिलेशन क्या है, जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में पर्सनल रिलेशंस कुछ भी हो, लेकिन अगर उनका कम्युनिकेशन हेल्दी हुआ तो निश्चित तौर पर ये बेस्ट प्रैक्टिस कहलाएगी। पर्सनल रिलेशन या साझेदारी या मित्रता या कोई रिलेशनशिप या कोई ग्रुप लीडरशिप में लाइकिंग और डिसलाइकिंग, अगर इस सब को हटाकर एक फ्रैंक कम्युनिकेशन होगा, एक ओपन बातचीत होगी जिसमें नए नए आइडियाज बिना किसी चीज के बिना किसी इमोशनल बैगेज के डिस्कस किए जाएंगे, हेल्दी तरीके से फ्रंट पर लाए जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ये निश्चित तौर पर बेस्ट प्रैक्टिस होगी। तो कम्युनिकेशन हेल्दी होना चाहिए और बहुत ही ओपन होना चाहिए। प्रमोट क्रिटिकल और लीगल लॉजिकल थिंकिंग, कंपनी में क्रिटिकल थिंकिंग अपनाई जानी चाहिए। अब मैं कहूंगी कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग जब किसी भी पॉलिसी
को इम्प्लीमेंट करते समय उसको रीजनिंग के साथ अप्लाई किया जाएगा, रीजंस को साथ में रखा जाएगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या लॉजिक है, और अगर ये लॉजिक कारगर साबित नहीं हुआ तो किस तरीके से हम इस पॉलिसी पर वापस सोचेंगे, वापस उसको अप्लाई करेंगे, या इस रूल को वापस लेंगे, या इस पॉलिसी को इनहेंस करेंगे, या इसमें कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सब चीजें अगर डिस्कस की जाएंगी ओपनली तो निश्चित तौर पर ये बेस्ट प्रैक्टिस साबित होगी। तो लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग विद लॉट्स ऑफ रीजंस डिस्कस होनी चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इनकरेज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कोई भी एम्प्लॉय एक नए ट्रेनिंग के साथ, एक नई डिग्री के साथ, एक नई स्किल के साथ कोई नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर प्रपोजल रखता है तो उसे इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। अब ये इंकरेजमेंट कई तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, उसे उसकी सैलरी में इजाफा करके, उसे बोनस देकर, उसे गिफ्ट देकर, या उसको इनकरेज करके उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो उस कंस्ट्रक्टिव आइडिया को आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट करे। एक और आइडिया है कि आपके सारे एम्प्लॉयज से बात की जानी चाहिए, और अगर उनके पास कंस्ट्रक्टिव आइडिया है तो उसे टॉप लीडरशिप तक पहुंचाने में किसी तरह की झिझक, किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। सब मिलाकर मैं ये कह रही हूं कि व्यवहारिक तरीका ये है, कोई भी एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टिवली अगर उस कंपनी के हित में सोचना चाहता है, फिर वो चाहे आइडियाज को लेकर हो, या किसी पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज को लेकर हो, या कंपनी के अंदर के माहौल को लेकर हो, अगर आइडिया कंस्ट्रक्टिव है तो उसे तुरंत वेलकम किया जाना चाहिए और उसकी अप्रोच को इजी बनाया जाना चाहिए, उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसे इनकरेज किया जाना चाहिए। फिर वो किसी भी तरीके से है, उसे एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, उसके इस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की वैल्यू की जानी चाहिए। रोटेट लीडरशिप एक नया तरीका है कंपनी को चलाने के लिए। अगर ग्रुप लीडरशिप है तो लीडर्स में रोटेशन होना चाहिए। सपोज एक प्रोजेक्ट ये कंपनी में कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो दूसरी चीजें कोई दूसरा व्यक्ति भी देख सकता है। मैं ये सब मिलाकर ये कह रही हूं कि ऑप्शनल लीडरशिप हमेशा फायदेमंद साबित होती है। अब ये क्यों और कैसे फायदेमंद साबित होती है? एक डोमिनेंट पर्सन, किसी की पर्सनालिटी में डोमिनेंसी एक बेसिक फैक्टर होता है, और अगर वो व्यक्ति अपनी बातचीत में, अपने बिहेवियर में, अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से डोमिनेंसी शो भी करता है, यानी मैं ये कह रही हूँ कि एक बहुत ही डोमिनेंट अप्रोच रखता है कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ या अपने साथी लीडर्स के साथ, तो कई बार वेलकमिंग आइडियाज उसके पास नहीं पहुंचते। कंपनी के वेलकमिंग आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज नहीं कंपनी की टॉप लीडरशिप तक पहुंच पाती। Dominant leadership is not always welcoming. Sometimes rotation in leadership can work well. Why? Basic reason ये है कि किसी भी लीडर का डोमिनेंट बिहेवियर, ओवर पावरिंग बिहेवियर टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता, प्रोडक्टिविटी को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। मे बी वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेकिन कई बार नई अप्रोचेस को, कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस को हासिल नहीं कर पाता। तो इसके लिए लीडरशिप में रोटेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, रोटेट करते रहना चाहिए लीडरशिप को। कभी बेसिकली देखा जाए तो पर्पस ये है कि कंपनी स्मूथली रन करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए, मार्केट में अपना नाम बनाए, एक क्रेडिट बनाए, एक वैल्यू डेवलप करे, एक मार्केट जनरेट करे, नए कस्टमर्स जनरेट करे। तो इस सब के लिए अगर लीडरशिप में रोटेशन फायदेमंद होता है तो जरूर इसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। सेट गोल्स, टाइम लिमिट के साथ गोल्स को भी सेट किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है।
सपोज आपने कोई टाइम लिमिट तय नहीं की है और एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जिसके रिजल्ट्स टाइमली नहीं चेक किए जा रहे हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक होगा। टाइमली गोल को चेक किया जाना चाहिए, फोकस होना चाहिए गोल्स पर ही, तभी कोई कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा सकती है। मॉनिटर ग्रुप डायनेमिक्स, लगातार ग्रुप में जो डायनेमिक्स हैं उन पर भी नजर बनाई रखी जानी चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ ग्रुप डायनेमिक्स की, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनकी की संभावना हमेशा बनी रहती है, समीकरण बदलते रहते हैं। तो लीडरशिप में जितने भी लोग शामिल हैं उनके समीकरण समय समय पर व्यवहार के आधार पर बदलते रहते हैं, तो उन पर भी नजर होनी चाहिए। सपोज कोई लीडरशिप का मेंबर, कोई एक ऐसा लीडर जो कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहता है, तो उसे वो प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर वो अपनी पोजीशन में चेंज चाहता है तो उसे किया जाना चाहिए। या वो पूरी क्लियरिटी के साथ कोई अपनी प्रॉब्लम या कोई इशू, फिर वो चाहे पर्सनल हो या फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, उसे डिस्कस किया जाना चाहिए। तो अगर लीडरशिप में डायनेमिक्स अच्छे रहे, उनके रिश्ते आपस में अच्छे रहे, कोई परिवर्तन, कोई संभावनाएं अगर नहीं बदली, सही तरीके से चलती रही, तो फिर ये कंपनी स्मूथली रन कर सकेगी। मैंने आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए जिससे कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की, जिसके माध्यम से कंपनी को बहुत अच्छे से रन किया जा सकता है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, एजम्पशंस कई बार खराब साबित होते हैं। किसी के बारे में किसी की ओपिनियन अगर पहले से बनाई हुई है, फिर वो चाहे एम्प्लॉय के बारे में या किसी लीडर के बारे में, अगर नजरिया खराब है, तो आगे किसी भी व्यक्ति को उसके बताए रास्ते या उसकी थिंकिंग या उसकी थॉट प्रोसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको कि कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। तो दूसरों के बारे में एजम्पशंस कई बार बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं, इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। क्लैरिटी रखी जानी चाहिए प्रेफरेंसेस के लिए, किस चीज को आप प्रेफर करेंगे, कौन सी टाइम को प्रेफर करेंगे, किस कंपनी के साथ आगे काम किया जाएगा, किस पॉलिसी में क्या फेरबदल किया जाएगा, और इसके आधार पर किस तरीके से एम्प्लॉयज में प्रेफरेंसेस तय किए जाएंगे, इस सब पर भी क्लियरली बात होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए। पूरी तरह से कोई सिनारियो चेंज हो सकता है, अगर वेलकमिंग न्यू आइडियाज इज ऑलवेज फॉर्चुनेट फ्रूटफुल। अगर वेलकमिंग रहेगी कंपनी की पॉलिसीज किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये निश्चित तौर पर लाभकारी होगा। लेकिन इसके लिए चाहिए कि होल सिनारियो, होल ग्रुप, टोटल लीडरशिप साथ आए, साथ चलकर सोचे, साथ चलकर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करें। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डोमिनेंट लीडरशिप को कंट्रोल किया जाना चाहिए। अगर ये सब होता है तो निश्चित तौर पर कंपनी को इफिशिएंटली रन किया जा सकता है, प्रॉफिटेबल कंडीशन में हमेशा के लिए बनाए रखा जा सकता है, और बाजार में एक अच्छी रेपुटेशन को हासिल किया जा सकता है। कंपनी हमेशा एक फैमिली की तरह चलाई जानी चाहिए। अगर ग्रुप लीडरशिप है जिसमें कि सबको उसकी वैल्यू मिलती है, सबको सोचने का मौका दिया जाता है, कंपनीज लाइक ए फैमिली, efficient working of each and everyone is required for better results. And dominant leadership can be destroying, damaging, harmful. इस बात पर हमेशा नजर बनाए रखी जानी चाहिए। Group leadership can grow your company very well. Sometimes it can hurt also. Lack of debate and planning, poor productivity and decision making. लैक ऑफ इनोवेशन, अगर कंपनी में लैक ऑफ इनोवेशन है, नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जगह नहीं है, तो